Assalamu alaikum. We are putting this class for electric field. This chapter is mainly coming from AS level physics, which we are doing in A2 this year. सबसे पहले ईयर नंबर नोट कर लो. चलो अब आप में से कोई बताए, पहला पार्ट करते हैं. पहला पार्ट पढ़ो, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. सबसे पहले डेफिनेशन बताए, कोई भी माइक पर बता दो या चैट पे लिख दो. बहुत मशहूर क्वेश्चन है इस चैप्टर का. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? मैंने ऊपर ईयर नंबर हाईलाइट कर दिया है. ये पेपर है जून 2012. चलो यार कोई आंसर दे भाई. What is electric field strength? जवाब ही नहीं देना. हाँ, इट इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वेरी गुड. एक बच्चे को थोड़ा ख्याल आया, बाकी लोग बैठे हुए मजे से. A uniform electric field is produced by applying a potential difference of 1200 volt across two parallel plates in a vacuum as shown. ठीक है, सवाल तुम्हारे सामने. ये AS वर्जन का टॉपिक है अभी जो कर रहे हैं. The separation of the plates is 14 millimeter. A particle with P with charge this much coulomb and mass this much kg start from rest at the lower plate and is moved vertically to the top plate by the electric field. Calculate the electric field strength between the plates. देखो, E कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले. एक तो ये वाला फॉर्मूला है और दूसरा जो है ये फॉर्मूला है. अब बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? E इज इक्वल टू V अपॉन डी लगेगा या F अपॉन क्यू? तुम्हें ये वैल्यू दी हुई है, ये तो है D, लेकिन इसको मिलीमीटर से मीटर बना लेना. आपको मेरी आवाज आ रही है? और चार्ज भी दिया हुआ है. हाँ, कुछ कह रही हैं, बोले. जी बस मैं आपको यही चेक कर रही थी कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं. हाँ, ऐसा लेकिन ना हो ना बहुत मैं अजीब एक सी, घंटा बोलती रहूं. बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे वो बच्चे फीडर पीते हुए बच्चों की आवाज आती है, ऐसी आ रही है. सर जो फीडर पीते हैं उनकी आवाज नहीं होती, वो बोल नहीं आती है. सकते छोटे. वो आपने बचपन में सस्ता वाला फीडर पिया होगा. जब अच्छे फीडर होते हैं उसमें बच्चे की आवाज भी साथ आती है. खैर, ये टॉपिक नहीं है इस वक्त. भाग के जाके ऐसा कोई बच्चा लेकर आ जाए और मसला हो जाए. तो अब मुझे फॉर्मूला, हाँ ठीक है, गुड अहमद, गुड, शाबाश. मेरे पास V की वैल्यू है, मेरे पास वोल्टेज है, मेरे पास D है. ये पुट करो और मुझे E की वैल्यू कैलकुलेट कर दो. साथ साथ सॉल्व करते जाओ. जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो सिर्फ ये देख लें कि ईयर नंबर ये है. 8.6 एक्सपोनेंट 4. 0.6 एक्सपोनेंट 4. 8.6 कह रही है शायद. ठीक है, अभी आपका आंसर ठीक है. और मैं पुप्पो भी शायद यही आंसर कह रही. द वर्क डन ऑन P बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा W इज इक्वल टू
ये फॉर्मूला। वोल्टेज तो दिया हुआ है 1200 और तुम्हें ये वैल्यू दी हुई है इसकी क्यू की। (3.84 exponent -16). अच्छा, वेरी गुड, आज तो परफॉर्मेंस आ रही है। 3.8 ही, बस 3.8 ही लिखेंगे। 3.8 10 पावर इसके हैं 2 मार्क्स, इसके भी 2 मार्क्स। द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसे होगा? सर mgh से ही हो जाएगा। उससे करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लगता है mgh। तो मास दिया ना मुझे, हाँ मास दिया हुआ, मास की वैल्यू दी हुई है, जी तो 9.81 होता है, और ये जो डी है, ये जो डी है 0.014। हाँ, इसी को एच बना लेता हूँ। ओह गुड, 3.84 10 पावर -16। ये तो मेरा पिछले वाले आंसर चल रहा है, लेकिन भारत चलें जो भी है, ये सर ये फॉर्मूला में डालें। पोटेंशियल आ रही है 9.06 एक्सपोनेंट -28। 9 क्या आ रहा है, 9.06 एक्सपोनेंट -28। एक्सपोनेंट कितना आ रहा है? -28। बाकी लोग भी चेक करें, वी हैव दिस आंसर, ओके फाइन, 2 लोगों का यही आ रहा है, 2-3 लोगों का। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी, हाँ ये सही कह रही है, अभी मैंने भी इसको ओवरलुक किया। ये पुप्पो ने पता 9.06 क्यों लिखवा दिया कंफ्यूज करने के लिए, इट शुड बी 9.1। पुप्पो, वेयर इज योर फ्रेंड, शी इज नॉट टेकिंग क्लास। सर पता नहीं, बिजी होगी, हो सकता है। हम यहाँ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, बिजी होने का क्या मतलब? सर आप भी तो हफ्ते में 6-7 दिन क्लासेस अरे रखते हम हैं भी ना, तो काम, इतना नहीं पढ़ा जाता। वेरी गुड, बट यूजलेस कंट्रीब्यूशन। द स्पीड ऑफ पी, अच्छा ये बताओ, ये करो, ये इससे करूं या उससे करूं? मुझे लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख तो दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये यहाँ लगेगा, क्योंकि ना इसकी जो अप्रोच बन रही है वो इससे नहीं बनी, मेरे पास यू और वी तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं कि इस सर इसको ना फॉर्मूला वर्क को, डन और पोटेंशियल से कर देते हैं, हाँ वो ऐसा करते हैं कि माइनस पीछे करके। जाकर देखते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसलेशन हुई है। एक तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, कोई रेजिस्टेंस टू मोशन है क्या? नो सर। इसने बोला है वैक्यूम, इसने सवाल में बोल दिया है वैक्यूम, तो रेजिस्टेंस तो है नहीं। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ई पी प्लस डेल्टा ई के। के। हाँ वो यू और के जो मर्जी लिख लें। अब इसमें क्या करते हैं कि हमें हमें निकालना जो है ना वो ये वाला है, हमारे पास ये भी है और ये भी है, इन दोनों को पुट करें और ये निकाल दें।
8 exponent minus 16. 3.8 exponent minus 16. बिल्कुल, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ वैक्यूम। और दूसरा वही एएस की मशहूर लॉजिक के अगला पार्ट देख लो। इसने अगले पार्ट में कहता है कि आप वो वेलोसिटी निकालो जिससे ये आगे पहुंचेगा। यहां पर फॉर्मूला लगा लेते हैं, डेल्टा ई के इज Half इक्वल m. टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब सर u तो 0 होगा ना? यू 0 है, हमें मास दिया हुआ है। Yes sir. मास दिया हुआ है 6.6 10 पावर माइनस 27। ई के जो है ये वैल्यू ऊपर से आ जाएगी एस ई के, और निकालना क्या है, हमें निकालना है वी। सही, एक आंसर आया 3.4 10 पावर 5। सही है सर. अब मैं कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, देखो नवंबर 2013 पेपर है 21। सर ये क्वेश्चन रीड एंड राइट में नहीं है. नहीं है तो बोर्ड से देख लो। ओके सर. ये क्वेश्चन अगर वो सेइंग कि क्वेश्चन रीड एंड राइट में नहीं है तो आप यहीं से देख लो। An electric field is set up between two parallel metal plates in a vacuum. The deflection of alpha particles as they pass between the plates is shown. The electric field strength between the plates is reduced. The alpha particles are replaced by beta particles. The deflection of beta particle is shown. Story तो समझ में आ गई होगी। State one similarity of the electric field shown in the figure. दो फील्ड्स में सिमिलैरिटी क्या है, क्या दोनों फील्ड्स जो हैं क्या वो डाउनवर्ड हैं? यस सर. तो आप लिख दो बोथ द फील्ड्स आर डाउनवर्ड। अपने लिए अगर लिखना चाहो तो ईयर नंबर डाल के सॉल्व करना, आंसर लिख दो बोथ द फील्ड्स आर डाउनवर्ड। द इलेक्ट्रिक field strength in figure 7.2 is less than in 7.1. State two methods of reducing electric field strength. फॉर्मूला क्या होता है ई का? E is equal to V upon D। तो या तो तुम ये करो, तुम एग्जामिनर को बोलो कि उसने कहा है कि मुझे रिड्यूस करना है, तो E इस या तो प्रोपोर्शनल, v रिड्यूस कर दें या d को बढ़ा या दें. फिर D को, या D को बढ़ा दें। तो लिखो नंबर 1, अगर तुम आंसर लिखना चाह रहे हो तो नंबर 1 लिखोगे, डिक्रीज द PD अक्रॉस द प्लेट्स, डिक्रीज द PD नहीं, दोनों डाउनवर्ड है। एक बच्चे ने पूछा फील्ड्स के बारे में ना, तो दोनों में फील्ड के एरो डाउनवर्ड्स हैं।
सर डिक्रीज की स्पेलिंग क्या होती है? किसके? डिक्रीज। चलो लिख दो कि डिक्रीज द पीडी अक्रॉस द प्लेट्स, और दूसरा क्या है कि इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। नंबर 2 ये है, इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। By reference to the properties of alpha and beta particles, suggest 3 reasons for the difference in the deflection shown. जो कह रहा है अल्फा और बीटा पे जरा कमेंट करो। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो जरा बड़े होते हैं, उन पर चार्ज होता है +2। बीटा पार्टिकल जरा छोटे होते हैं, उन पे चार्ज होता है -1। अल्फा पार्टिकल्स आर हैवियर एंड दे हैव अ +2 चार्ज। चार्ज भी ज्यादा होता है, मास भी ज्यादा होता है। बीटा का चार्ज भी कम होता है, मास भी कम होता है, और चार्ज उनका ऑपोजिट होता है। सर अब एक ये तो वो सामने ऑपोजिट रखो डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होंगे कि और हाँ दूसरा बिल्कुल सही बीटा है। एक तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा बिकॉज दे आर ऑपोजिट लाइटर। होगी, और दूसरा उनकी डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन बराबर है या फर्क है? फर्क क्या है, क्योंकि बीटा लाइटर होता है तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। बीटा लाइटर होता है तो तुम लिखोगे इसमें आंसर अगर लिखना चाहो तो वो ये होगा कि बीटा डिफ्लेक्ट मोर देन अल्फा बिकॉज इट्स लाइटर, एंड बिकॉज इट्स लाइटर। दूसरा लिख दोगे अल्फा एंड बीटा डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सर कितने पूछे अल्फा उसने? एंड बीटा डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तीसरा क्या है? 2 तो हो गए। तीसरा बता दें। सर बीटा की रेंज होती है शायद, रेंज ऑफ डिफरेंट। नहीं, रेंज का तो मसला नहीं है क्योंकि वो ऊपर तो बाहर निकल रहा है। आप गौर से देखें ना, बीटा एंटर हुआ था तो एक बीम थी अल्फा ना, और जब बीटा एंटर हुआ तो क्या बीटा के 3 हिस्से हो गए? यस सर। तो बीटा की जो बीम है, बीटा पार्टिकल्स की जो बीम है वो ब्रेक हो गई है 3 हिस्सों में, और अल्फा की जो बीम है वो ब्रेक नहीं हुई। इसका मतलब सारे अल्फा पार्टिकल्स तकरीबन एक ही स्पीड पर मूव करते हैं। क्या याद है आप लोगों को कि बीटा पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं होती? हाँ कुछ बीटा हाँ, पार्टिकल्स वेरिएबल फास्ट होता होते है हैं, सर। स्लो होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, जैसे आपने देखा है रोड पे जब गाड़ियां मूव करती हैं तो सारी गाड़ियां एक ही स्पीड से मूव नहीं करती। यस सर। ये हो गया तीसरा। ओहो, ये तो पूरा न्यूक्लियर में जा रहा है। छोड़ देते हैं फिर। ये अभी हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियर वाला पार्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। नवंबर 2013, पेपर है 2-3। ये वाला क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर, अगर तुम्हें बुक में मिल जाता है। क्वेश्चन अगर मिल जाए तो रीड एंड राइट में निकाल 12। लो, और मुझे भी बता दो अगर रीड एंड राइट में है। यस सर, बुक में 12 है, क्वेश्चन 12। रिपीट कर दो, क्या बुक में 12 है? यस सर। इसमें पुप्पो कह रही है बुक में 12 है। ओके फाइन, अहमद भी यही कह रहे हैं। ठीक है, शुरू करो, शाबाश। द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर का ख्याल रखना होगा। The switch S is then closed so that a potential difference of 1.2 kilovolt is applied across the plates. 1200 वोल्ट। 6 lines, पहले लाइंस तो बनाओ। जब तुम लाइंस बनाओ ना तो बहुत अच्छे से बनाना, और उसमें ख्याल रखना कि जब तुम लाइंस बनाओगे तो इनका डिस्टेंस भैया ड्रॉ नहीं करो भाई यार। सर करने दे प्लीज। बेटा इतनी गंदी ड्राइंग कर रही हो तुम। या तो तुम इसको फिर टूल इस्तेमाल करो अगर तुम करना चाहती हो,
मैं एनेबल कर देता हूं, लेकिन आप कम से कम वो टूल्स तो सही यूज करो ना। हाथ से बना भाई, पाँव से बना रही हो कैसे? चलो, अब अगर कोई बनाना चाहता है तो स्क्रीन पे बना दे, लेकिन रूलर से, रूलर स्ट्रेट लाइन हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 वैसा ही है। बिल्कुल डाउनवर्ड होंगी, पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी। यार ये किस किस्म के एरोज हैं? ये आगे जाके मोटे हो रहे हैं। चलो ठीक है, बना लो, टाइम वेस्ट हो रहा है। इक्विडिस्टेंट हो और पैरेलल हो। सर जो चीज ऑफर करेगा जूम वही करूंगी ना मैं। अच्छा, तुम्हें ये ऑप्शन, ये वाला, ये जो तुम एरो बना रही हो आगे से मोटे हो रहे हैं एरो, ये तुम्हें ऑप्शन मिला कहाँ से? मुझे नहीं पता। सर ये एनोटेट में एरो का ऑप्शन है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको अच्छे बना के दिखा। बन गया सर। सही है, बाकी लोग भी आराम से बनाए। सर आगे चलते हैं, बनाते रहेंगे पूरी जिंदगी पड़ी है। ये तो अब अगला पार्ट पढ़े। सर v अपॉन डी से आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। 1200 अपॉन मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर। थ्री इंटू 10 पावर 4 ये आ रहा है। चलें, अब कहते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स। उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू वी अपॉन डी। वो लगाओ। 3 इंटू 10 पावर 4। ये वाला फॉर्मूला लगाएं, वैल्यूज डालें। 3e⁴। अच्छा,
The switch S is open and the plates lose their charge. इसने switch on कर दिया और plates जो हैं वो अपना charge lose करती हैं. The switch S is open and the plate lose their charge to very small metal spheres A and B joined by an insulating rod are placed between the metal plates as shown. चलो अब इसको पढ़ो. दो insulating rod है, 40 मिलीमीटर की separation है, ठीक है. Sphere A has charge minus E and sphere B has charge plus E, where E is the charge of a proton. The length AB is 15 millimeter. The rod is supported at its center C so that the rod is horizontal and in equilibrium. The switch S is then closed so that the potential difference of 1.2 kilovolt is applied across the plate. There is a force acting on A due to the electric field between the plate, show that this force is this much. ये बहुत ज्यादा इंग्लिश लिख दी है इसने. हमारा अब इसको सॉल्व करो. वो फोर्स कैलकुलेट करने को कह रहे हैं. चलो यार बताओ भाई. फॉर्मूला वैसे एक फॉर्मूला तो ये होता है E is equal to F upon Q. इसमें F को सब्जेक्ट बना लो. F is equal to E. अच्छा 4.8 into 10 to the power 15. अब इसमें एक फॉर्मूला तो ये है. इससे करें क्या? हमने E निकाला है क्या? जी सर 30,000 ऊपर निकाला था. हाँ हमने ना E निकाला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. सही है. तो हमारे पास E की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में देना जरूरी होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म में देना प्रेफरेबल रहता है. ओके सर. सही है. इसमें पुट करो वैल्यूज और ये तो सही आसान लग रहा है अब, क्योंकि इसमें बेसिकली Q की वैल्यू दी हुई है आपको ना. Q की वैल्यू दी हुई है और E की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ निकाली. Q का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज. उसने अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपने पास से पुट कर दो. Q की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to power और E की वैल्यू है 3 into 10 raised to power 4. ये निकालना. ये तो शो करना है ना. हाँ सही है. 4.8 परफेक्ट शो करना है. The insulating rod joining A and B is fixed in the position. Calculate the torque of the couple on the rod. अब ये torque का टॉपिक AS का है. Torque of a couple का फॉर्मूला क्या होता था? Torque of a couple का फॉर्मूला होता था एक फोर्स ले लो और सेपरेशन बिटवीन द फोर्सेस कर दो. यस. आपके पास सेपरेशन है 15 मिलीमीटर. ये है इसका टॉर्क आ रहा है 7.2 एक्सपोनेंट -17.
अच्छा, फोर्स है 4.8 10 पावर -15। हाँ, यूनिट न्यूटन मीटर क्यों रखोगे? हाँ, न्यूटन मीटर होगा, सॉरी, यूनिट टॉर्क है ना, तो यूनिट होगा न्यूटन मीटर। The insulating rod is now released, so it is free to rotate about C. Position of the band, ये तो छोड़ दें, ये तो comes to rest का मतलब होता है कि जब वो रोटेट करते करते रुके। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो। सर वो किस टॉपिक का पार्ट है क्वेश्चन? ये वही मोमेंट है ना, असल में सर वो कर रॉड दो। तब रुकेगी। याद है मोमेंट, मोमेंट कब जीरो होता है? जब तुम्हारी फोर्स पिवट से गुजर जाए। वो जी होगा सर, ये कि जब रॉड तो वो घूमते वर्टिकल हो घूमते जाएगी। ऐसे वर्टिकल हो जाएगी ना, तो फोर्स की एरो ऐसे आएगा। फोर्स का ये जो एरो है ये पिवट से गुजरेगा। इस वक्त जो रॉड है वो रुक जाएगी फिर। अच्छा, ये पेपर है नवंबर, शुरू करो। ये तो डेफिनेशन क्लास के शुरू में डिस्कस हो गई थी, इस पे आ जाओ। A sphere S has radius this much meter and density this much. Show that the weight of S is this much. ये करो। स्फीयर है तो वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम होगा निकालेंगे फॉर्मूला मास से। 4.3 पाई आर क्यूब, ये लगेगा। ये पुट कर दो, इससे डेंसिटी निकल आएगी। फिर क्या करेंगे? सॉरी, डेंसिटी दी हुई है, मास निकल आएगा, इससे मास निकालो। फिर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे और वेट आ जाएगा। हाँ, सर हो गया प्रूफ। बाकी लोग भी प्रूफ करें और अगले पार्ट पे चले जाएं जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। अगले पार्ट पे आ जाए। टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स आर 14 मिलीमीटर ए पार्ट, ये 14 ही चलता है इसके पास। इन अ वैक्यूम, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस टू मोशन नहीं है। A potential difference of 1.9 kilovolt is applied across the plates as shown. सर इसमें भी E is equals to V upon D से आ जाएगी। Calculate the electric field strength between the plates. Formula क्या है? E is equal to V by D 1.4 exponent 5।
अहमद कह रहे प्रूव नहीं हो रहा, आपने लिस्ट में प्रूव किया क्या? ये प्रूव हो रहा है? ये मास आएगा और फिर इस मास को इनटू -15 आ रहा है मेरा भी। इनटू जी किया आप लोगों ने? जी से मल्टीप्लाई किया? नहीं तो वो करना है ना, क्योंकि वो तो बेसिकली नहीं, वो असल में इससे तो मास आएगा ना, हमें तो वेट चाहिए। वो एएस की बेबी चालाकियां जो है ना, समझो इनटू 10 ही करना है ना। चलो अब ये वाला फॉर्मूला देखो। तो इसका आंसर बताऊं मैं? फील्ड स्ट्रेंथ तुम बेसिकली डी क्या रख रही हो? 0.014। 14 into 10 to the power -3। यस सर। और व्हाट अबाउट वी, वोल्टेज? 1900 ना, 1900। कहाँ दिया मैंने? अच्छा 1.9 किलो वोल्ट है, सही है। तो ये हो गया, सही है, ये सब पुट सारे कर दो। क्वेश्चंस एक जैसे हैं सर, सारे क्वेश्चंस एक जैसे। सॉरी, ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर, वेरी सिमिलर। ये तो एएस का टॉपिक है। वैसे एएस में वैरायटी है, मैंने आज पुराने क्वेश्चंस दिए ना, नए क्वेश्चंस में वैरायटी है। और जब वैरायटी आती है तो मैं क्वेश्चन स्विच कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एएस की वो वैरायटी करवानी नहीं है। तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, सॉरी रॉन्ग जजमेंट एक्चुअली। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एस। तो अब ये कैसे होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? सर हमने वेट ढूंढा था, वो फोर्स हो जाएगा। यस सर, हमारा सेकंड उसने फोर्स और बोला वेट है इक्वल हो कि जाएगा। चार्ज पार्टिकल है वो दोनों प्लेटों के बीच में रुका हुआ है। तो शायद आपको डेरिवेशन याद आए कि W इज इक्वल टू एफ। चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो फिर ये बोला जाएगा कि जी W इज इक्वल टू एफ है। वेट आपने अभी ऊपर निकाला है, अभी आप लोगों ने ऊपर वेट निकाला है ना, तो वो वेट रख दो और एफ की जगह क्या रख दो? क्यू ई। यस रखो और Q को सब्जेक्ट बनाओ W अपॉन E। ये सॉल्व करो। 4.9 एक्सटेंड -19। 4.9 एक्सटेंड -19 कूलम। 19 यस सही है। बाकी लोग भी ये वर्किंग देखें, वेट ऊपर से आ जाएगा और E की वैल्यू हमारे पास नीचे से आ जाएगी। पुट करें और सॉल्व कर दें। सर इसमें आंसर, हाँ सर। The magnitude of the PD applied to the plates is increased. Explain why S accelerates towards the top plate. वो कह रहे मैंने प्लेटों पे वोल्टेज बढ़ाया, पहले तो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ था लेकिन फिर ऊपर की जानिब मूव करना शुरू हो गया, एक्सेलरेट करना शुरू हो गया। वो कह रहे ये बताओ कि पार्टिकल इस तरह क्यों कर रहा है जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज हुई है। तब आप एग्जामिनर को बोलोगे कि देखो जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे अपवर्ड फोर्स बढ़ेगी। जो अपवर्ड फोर्स है वो वेट से ऊपर चली जाएगी, लिहाजा वो जो फोर्स है फिर वो एक्सेलरेट करवाएगी। ऐसी कॉपी कर लो, अगर अगर आपके बुक्स में है तो बुक में ऐसे ही कॉपी कर लो रफली।
चलें फिर आज का काम हम यहीं तक रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में रखेंगे। थोड़े थोड़े करके आप लोग घर पे क्वेश्चन करें। ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर बड़ा हो गया है क्योंकि ये आधा एस का है आधा ए2 का है। ए2 वाला भी हमारा ए2 वाला चैप्टर चल रहा है, एस वाला हम कर चुके हैं। मैंने उसकी फॉर्मूला नोट्स भी डाले हैं ग्रुप पर और मैंने उसके पीडीएफ नोट्स भी डाले। आप इसको शुरू करो और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।